हम लोग हर्षवर्धन पढ़ रहे थे। क्लास काफ़ी दिन से रुक गया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अब क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो राजा था वो 606 एडी से लेके 647 एडी तक का राजा था। हर्षवर्धन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी प्रारंभिक सूचना दिया था कि हर्षवर्धन कैसे राजा बना, किस विकट परिस्थिति में राजा बना, यह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए वो बात मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए, इस समय दो इंपॉर्टेंट चीज हर्षवर्धन को पढ़ाने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम चाह रहे हैं कि आपको डिस्कस कर दें। पहला पॉइंट जो यह था कि हर्षवर्धन के समय में कन्नौज राजधानी बना। कन्नौज राजधानी बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कन्नौज हर्षवर्धन के समय राजधानी बना। मैंने आपको बताया था कि लगभग 550 एडी तक आते आते गुप्त का साम्राज्य समाप्त हो गया। गुप्त का साम्राज्य समाप्त हो गया, और गुप्त के साम्राज्य पर आप यह मान के चलिए कि आधा दर्जन सामंत ने अधिकार कर लिया था। उसी में से एक इंपॉर्टेंट स्थानेश्वर का जो गुप्त का ही सामंत था, वह काफी एक प्रमुख शक्ति बना इस काल का। इस समय आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि गुप्तों के पतन के लिए श्वेत हुन भी काफी जिम्मेवार थे। हुन का चर्चा मैंने किया था, क्योंकि हुन देखने में व्हाइट थे, इसलिए मैंने लिखा श्वेत हुन। और ये लोग भी 5वीं शताब्दी तक आते आते हम कह सकते हैं कि कश्मीर पर, पंजाब पर और पश्चिमी भारत पर कब्जा कर चुके थे। पश्चिमी भारत पर इनका भी अधिकार था। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि गुप्त साम्राज्य तक प्राचीन भारत में जो है राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र एक इंपॉर्टेंट राजधानी था। अब उसका स्थान कन्नौज ने ले लिया। 7वीं शताब्दी तक आते आते, हर्षवर्धन के समय आते आते यह स्थान अब कन्नौज ले लेता है। इसके पीछे क्या कारण है कि पाटलिपुत्र का स्थान अब कन्नौज ले लेता है? इस पर डिस्कस होना चाहिए। इसलिए डिस्कस होना चाहिए कि यह कॉन्सेप्ट आपके पूरा क्लियर होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, पाटलिपुत्र जो था वह पूर्व सामंती राजनीतिक केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या है? पूर्व सामंती राजनीतिक केंद्र था। पूर्व सामंती राजनीतिक केंद्र था। और कन्नौज क्या है? सामंती राजनीतिक केंद्र है। इस दोनों को अंतर को आप लोग समझिएगा। पाटलिपुत्र का महत्व इसलिए था कि उस काल में व्यापार वाणिज्य काफी डेवलप था, और पाटलिपुत्र की जो स्थिति थी वह एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम व्यापारिक मार्ग के केंद्र में थी। और यहां पर जो चारों तरफ से व्यापारी आते थे वो चुंगी देते थे। तो इस चुंगी के आने से, व्यापार वाणिज्य के वृद्धि होने से क्या हुआ कि पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ा, क्योंकि वेतन जो है अधिकारी और मंत्री को धन के रूप में दिया जाता था। वेतन जो था अधिकारी और मंत्री को धन के रूप में दिया जाता था, है ना, क्योंकि चुंगी पर्याप्त मात्रा में मिलती थी। तो इस समय पाटलिपुत्र या शहर का काफी महत्व था। लेकिन अब जो है राजनीतिक केंद्र वैसे स्थान पर बनेगा, या तो वह सामरिक महत्व का केंद्र हो,
सामरिक महत्व का केंद्र हो, पहला पॉइंट, या सैनिक शिविर हो, या वो क्या हो, सैनिक शिविर हो। कन्नौज इस दोनों मापदंड पर सही उतरता था। कन्नौज क्या था, इस दोनों मापदंड पर सही उतरता था। क्योंकि मैदानी इलाका में, पाटलिपुत्र क्या था, मैदानी इलाका में था, तो मैदानी इलाका में किलाबंदी करना मुश्किल होता है। लेकिन कन्नौज का क्या स्थिति था कि वह जो था ऊंचे स्थान पर था, मतलब उसका जो पोजीशन था पाटलिपुत्र से वो हाइट पर था। तो इस कारण जो है कन्नौज का किलाबंदी करना काफी आसान था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह था कि यह द्वार के केंद्र में था। द्वार समझते हैं, गंगा यमुना के केंद्र में था। इसके द्वार में केंद्र में था, तो इसे पूर्वी हिस्सा में और पश्चिमी हिस्सा में आसानी से कन्नौज के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता था, क्योंकि स्थल मार्ग से और जल मार्ग से सेना का ट्रांसफर किया जा सकता था। क्योंकि पहले क्या था कि व्यापार वाणिज्य था, सामंत और मंत्री को या अधिकारी को वेतन मिलता था। अब क्या हुआ कि जो सातवाहनों ने जो भूमि दान की परंपरा शुरू की और गुप्त तक आते आते वो काफी तेजी से फैल गया। हर्षवर्धन ने भी सामंतवाद को पराकाष्ठा पर पहुंचाया। कारण यह था कि अधिकारियों को वेतन यह भूमि के बदले में देने लगा। मतलब अब वेतन जो है अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि मिलने लगा, तो कैश के बदले में लैंड मिलने लगा। तो इन सब कारणों से सामंतवाद जो है काफी पराकाष्ठा पहुंचा, क्योंकि वेतन, अब धन तो था नहीं, व्यापार वाणिज्य भी पतन हो गया। तो इसलिए जो है कन्नौज जो है एक सेंटर के रूप में उभरा। इसको थोड़ा सा आप लोग कंसेप्चुअल पॉइंट से समझिएगा कि क्यों कन्नौज अब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। और लगभग आप कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमण के पहले तक, मतलब आप मान सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले तक कन्नौज का वही महत्व था जो पहले पाटलिपुत्र का था। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोग समझिएगा। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं। दो इतिहासकार हैं, एक है स्मिथ, पहले भी विंसेंट स्मिथ का मैंने चर्चा किया था, और एक इतिहास है आरसी मजूमदार हैं। ये दोनों इतिहासकार हर्षवर्धन को कहते हैं कि यह भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। अंतिम महान हिंदू सम्राट था। ये कौन बोलता है? स्मिथ बोलते हैं और मजूमदार बोलते हैं। देखिए, लेकिन राय चौधरी इतिहासकार हैं, राय चौधरी, ये कहते हैं कि ये जो विंसेंट स्मिथ और मजूमदार साहब बोलते हैं कि यह भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था, तो यह कहना गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें समुद्रगुप्त की तरह यह विजेता नहीं था, सामरिक विजेता नहीं था। समुद्रगुप्त की तरह इसमें मिलिट्री का क्वालिटी नहीं था। ये राज चौधरी का कहना है, एक अच्छे मिलिट्री मैन का क्वालिटी नहीं था। क्योंकि इसने अपने समकालीन दो महान प्रतिद्वंदी, एक शशांक जो बंगाल का शासक था, और दूसरा जो शासक था वह था आपका पुलकेशिन द्वितीय। मैं बताऊंगा ये दोनों शासक के बारे में। ये बंगाल के थे और ये दक्षिण में चालुक्य वंश है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। इन दोनों शक्तियों से हर्षवर्धन जीत नहीं सका। शशांक की जब 1619 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तभी जाके उसने बंगाल पर अधिकार किया। मतलब मृत्यु का मतलब उसने जीता नहीं, जब उसकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु हो गई, फिर जाके हर्षवर्धन का बंगाल पर अधिकार हुआ। लेकिन उसके पहले हर्षवर्धन का बंगाल पर अधिकार नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय से तो ये पराजित ही हो गया नर्मदा नदी के तट पर, और इसका विस्तार दक्षिण की ओर रुक गया। इसलिए इसको महान शासक मानना, अशोक और समुद्रगुप्त की श्रेणी का रखना, यह दिग्विजय किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये इसको महान मानने से यह
मजूमदार रायचौधरी साहब परहेज करते हैं। हिंदू सम्राट भी कहना, अंतिम हिंदू सम्राट भी कहना गलत है। क्यों गलत है? कि इसके बाद भी एक से एक बढ़कर हिंदू शासक हुए हैं। जैसे धर्मपाल, ये पाल वंश का था। प्रतिहार वंश का नागभट्ट था, वत्सराज था। ये सब एक से एक शासक हुए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि दक्षिण में राष्ट्रकूट में भी एक से एक बढ़कर शासक हुए। ये सारे शासक जो थे हिंदू धर्म के ही थे, मानने वाले थे। तो ये कहना कि ये अंतिम महान हिंदू सम्राट था, यह गलत है। लेकिन हम इसका क्रेडिट इसलिए देंगे कि समकालीन बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया। समकालीन इसलिए इसके शासन में जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे वह कौन कौन क्षेत्र था, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए। पंजाब था, राजस्थान था, ये सब प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। हरियाणा तो था ही, उत्तर प्रदेश था, बिहार था और उड़ीसा था। ये सारे क्षेत्र जो थे ये हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। सीमावर्ती राज्यों पर भी इसका नियंत्रण था। सीमावर्ती राज्यों पर भी इसकी संप्रभुता थी। सिर्फ शशांक और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मैंने बताया कि वहां के क्षेत्रों पर इनका अधिकार नहीं था। मतलब इनका जो था, अगर कहा जाए कि उत्तर भारत, कश्मीर पर भी हर्षवर्धन का राज नहीं था। कश्मीर पर भी हर्षवर्धन का प्रभाव नहीं था, यह सही बात है। और दक्षिण में जाइएगा तो नर्मदा नदी के इसका लास्ट बाउंड्री है। लेकिन बाकी क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण था और यहाँ के कोई भी स्थानीय शासक ने हर्षवर्धन का विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसने एक प्रकार की राजनीतिक एकता स्थापित किया। भले ही वह उसमें समुद्रगुप्त की तरह पूरे भारत पर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया। ये सब थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो इसलिए इसको अंतिम महान हिंदू सम्राट हम नहीं कह सकते हैं हर्षवर्धन को। लेकिन इसकी महानता बस इतना ही है कि उसने उत्तर और पश्चिम भारत को एक राजनीतिक एकता दिया और उस समय इस तक इसका कोई प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में नहीं था, जो और कोई साहस भी नहीं कर सकता था। तो ये सब इसका कुछ क्वालिटी है। मेरे ख्याल से ये सब आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। हर्षवर्धन, ये सही है कि एक कुशल संगठनकर्ता नहीं था, कुशल संगठनकर्ता नहीं था, लेकिन उसमें जो था कुशल प्रशासक, तो उसको हम मान सकते हैं। कुशल प्रशासक इसको मान सकते हैं। कैसे हम कुशल प्रशासक मानेंगे? तो इसने जो साम्राज्य का जो प्रशासन का आधार था वो गुप्त साम्राज्य की ही तरह था, लेकिन इसमें इसने कुछ सुधार किया। इस समय जो शासन था वो सामंती व्यवस्था पर आधारित था और विकेंद्रीकृत था। सामंती व्यवस्था पर भी था और विकेंद्रीकृत था। राजा जो उपाधि लेता था वो परम भट्टारक लेता था, सकलोतर पाथेश्वर का उपाधि लेता था, परम महेश्वर का उपाधि लेता था, या परमेश्वर का उपाधि लेता था, महाराजा धीराज का उपाधि लेता था, या चक्रवर्ती का उपाधि लेता था। ये सब उपाधि लेता था। इसका अर्थ है कि इसके अंडर में बहुत सारे सामंत होंगे। और सामंत को जो महाजन कहा जाता था, या आप कह सकते हैं कि महासामंत कहा जाता था, क्योंकि इतने बड़ी उपाधि लेने का अर्थ था ही कि राजा जो है प्रमुख सामंत था और उसके अंदर में बहुत से उप सामंत थे। ह्वेनसांग जो है, जो इस समय आया था भारत, जो चीन का रहने वाला था,
उसने कहा है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा है। आज इतना ही रहने दीजिए। प्रशासन का जो प्रमुख बिंदु है वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्लास बहुत दिन के बाद शुरू हुआ है। फिर धीमे धीमे स्पीड बढ़ता चल जाएगा और क्लास में आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, रुचि लेके पढ़िए, इसको उतना ही याद कीजिए। किसी भी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।